हेलो एवरीवन, मैं अनुज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी, लेकिन चलिए थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि हम यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी अर्थात जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है सतीश चंद्रा, तो दोस्तों इसके हम यहाँ पर लेक्चर कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए क्योंकि वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ों को बताया है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किताब आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उन सभी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये किताबें सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी की किताबों के लेक्चर शुरू किए हैं और ये सीरीज़ शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इन लेक्चर को प्रस्तुत किया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं अनुज सिंह पाल यहाँ पर ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हम इसमें आज क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस किताब का जो पहला चैप्टर है वह है भारत और बाहरी दुनिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें न केवल भारत में होने वाले परिवर्तनों को जानना है बल्कि बाहरी दुनिया में क्या क्या परिवर्तन हुए उन्हें भी जानना है। दोस्तों, यहाँ पर 8वीं सदी का जो समय है इसमें एशिया और यूरोप में कई परिवर्तन होते हैं और इनका सीधा सीधा भारत पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्राचीन रोम साम्राज्य के साथ भारत के बड़े पैमाने पर संबंध थे और अगर वहाँ पर कोई भी राजनीतिक घटना होती है उस घटना का भारत पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है और यहाँ पर हम यूरोप के बारे में आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मैं अनुज सिंह पाल इस लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूं और अगर दोस्तों आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएससी एनसीईआरटी एक्सपर्ट के नाम से चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर आप ऑलरेडी मेरे वहाँ पर फॉलोवर हैं तो आपको वहाँ पर पता होगा कि मेरी लाइव क्लास भी होती हैं और साथ ही साथ कई ऑफलाइन क्लासेस हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ मेरे YouTube पर ये जितने भी लेक्चर हैं इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी जानकारी या अपनी सूचनाओं को भी कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो मुझे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़, आप बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि उससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहेगी। आज का हमारा लेक्चर है यूरोप। यहाँ पर हम रोमन साम्राज्य में या फिर प्राचीन रोम साम्राज्य उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और वो परिवर्तन क्यों हुए, उन परिवर्तनों के फलस्वरूप यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ने से पहले एक बार रोमन साम्राज्य का जो राजनीतिक मैप है उसे जान लेते हैं कि रोम साम्राज्य कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये प्राचीन रोम साम्राज्य का मैप है जब ये रोम साम्राज्य अपने उच्चतम स्तर पर था। आप इसमें देख सकते हैं कि यह दक्षिणी यूरोप में फैला हुआ था, साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा भी इसमें बहुत बड़े स्तर पर था और मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 3 महाद्वीप के अंदर फैला हुआ साम्राज्य था और इसमें किस प्रकार के जो बदलाव हुए वो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कई कंट्रीज जो आज के समय में महत्वपूर्ण हैं उन सभी कंट्रीज़ में फैला हुआ था और इसकी राजधानी वर्तमान समय में जो इटली के अंदर रोम पड़ता है तो रोम शहर इसकी राजधानी थी। अब हम अगले मैप को देखते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस मैप को बहुत अच्छे से देखें क्योंकि इसे देखने से आपकी कई चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी भी हमें समझ में नहीं आती है, हम देखकर उनको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जब रूस से आने वाले स्लाव और जर्मन जनजातियों ने रोम पर आक्रमण किया तो रोम का जो पश्चिमी हिस्सा था उसको उसने तहस नहस कर दिया और इस प्रकार से यहाँ पर रोम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक पूर्वी रोम, दूसरा पश्चिमी रोम। तो पूर्वी रोम जो आप देख रहे हैं ये पीले रंग का है, इसमें आज के समय की तुर्की, सीरिया और अफ्रीका ये सब कंट्रीज शामिल थी और जो पश्चिमी रोम है वो भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इनके दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। जो पूर्वी रोम है उसे कहा गया है बेंजितिया साम्राज्य, इसकी राजधानी कुस्तुतूनिया थी
और जो पश्चिमी रोम था उसकी राजधानी यहाँ पर रोम होती है। तो यही चीज़ मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर बतानी थी। आगे हम इसको लिखा हुआ पढ़ेंगे, PDF के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि आपको बेसिक चीज़ें और भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रोम साम्राज्य की अगर बात की जाए तो यूरोप में 6ठी सदी के तीसरे चरण के अंत तक रोम साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया था। एक पश्चिमी हिस्सा जिसकी राजधानी रोम थी और दूसरा पश्चिमी हिस्सा था जिसकी राजधानी कुस्तुतुनिया थी। दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पर रूस से कुछ सलाव कबीले आते हैं और कुछ जर्मन जनजातियाँ होती हैं जो रोम के पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण करती हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जनसंहार करती हैं, लूटपाट मचाती हैं। और बाद में क्या होता है कि ये जनजातियाँ यहाँ पर स्थायी तौर पर बस जाती हैं, जिससे जो पश्चिमी रोम साम्राज्य था उसमें काफ़ी बदलाव आते हैं। जैसे यहाँ की आबादी में परिवर्तन आता है, यहाँ की भाषा में परिवर्तन आता है और साथ ही साथ जो प्राचीन रोम साम्राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था थी वह भी बदल जाती है। यहाँ पर एक नई शासन व्यवस्था का जन्म होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ बेसिक चीज़ें थी जो रोम साम्राज्य के बंटने के कारण थे, जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके पूर्वी भाग के बारे में बात करते हैं जो अभी भी एज इट इज़ बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर पूर्वी भाग की बात कर ली जाए जिसकी राजधानी कुस्तुतुनिया थी, दोस्तों इसे बेंजतिया साम्राज्य भी कहा जाता था। और इसमें क्या होता है कि इसने प्राचीन रोम साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण चीज़ों को एज इट इज परंपराओं को पहले की तरह जारी रखा। इसमें क्या था कि जैसे कि एक सशक्त राजतंत्र होता था तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यू रहता है, और केंद्रीकृत प्रशासन, तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व थे जो इसने प्राचीन रोम साम्राज्य के एज इट इज़ यहाँ पर रखे हुए थे। और दोस्तों, पूर्वी हिस्सा यहाँ पर एक संगठन था जिसे गिरजा संगठन कहा गया है, जो कि एक चर्च ही मान लीजिए आप, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन भी इसे कहा जाता था और इसे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी कहा जाता था, जो यहाँ की धार्मिक परंपराओं को तय करता था। दोस्तों, यहाँ पर इस रूढ़िवादी संगठन ने कुछ और भी कार्य किए, जैसे बेंजितिया साम्राज्य के शासकों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, या फिर रूस में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और वहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्य करना। तो वो सब कार्य भी इसी रूढ़िवादी गिरजा संगठन ने किए। और आधुनिक सीरिया और तुर्की, जो कि उस वक्त बेंजितिया साम्राज्य के ही अंग थे, तो उस पर भी यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन का ही प्रभाव था। या कह लीजिए ये दोनों कंट्री जो आज के समय में अलग अलग कंट्री हैं, ये भी प्राचीन रोम साम्राज्य का हिस्सा थी और बाद में पूर्वी रोम साम्राज्य का हिस्सा थी। तो दोस्तों, बेंजितिया साम्राज्य के अंतर्गत होते हुए ये सब भी इसी रूढ़िवादी गिरजा संगठन के अनुयायी थे। और जैसा कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है कि इस साम्राज्य जो कि पूर्वी हिस्सा था, इसने प्राचीन रोम साम्राज्य की कई चीज़ों को यथावत रखा था। इसलिए इसने यूनान रोम सभ्यता और अरब संसार के बीच एक सेतु या पुल का कार्य भी किया। और साथ ही जो पश्चिमी हिस्सा डार्क एज में चला गया था, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि डार्क एज क्या था, तो वहाँ पर भी बाद में यूनानी ज्ञान विज्ञान को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी इसी को ही जाता है। और दोस्तों, क्या होता है कि जब 15वीं सदी आती है, तो 15वीं सदी के मध्य में जब यहाँ पर तुर्की आक्रमण हुए और तुर्कियों ने कुस्तुतुनिया, जो कि इनकी राजधानी थी, उसे जीत लिया, तो उसके बाद यह राज्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ये जो माफ़ी चाहूँगा पूर्वी हिस्सा था, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके पश्चिमी हिस्से पर दोबारा नज़र डालते हैं जो हमने शुरुआत में छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पश्चिमी रोम की, जिसकी राजधानी स्वयं रोम शहर थी, जो कि के अंदर वर्तमान समय में पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ के जो धार्मिक विश्वास और नियम अनुष्ठान, ये सब यहाँ पर कैथोलिक गिरजा संगठन एक तय करता था। इसका मुख्यालय भी यहाँ पर रोम में ही होता था। और अगर पश्चिमी रोम साम्राज्य की बात कर ली जाए, तो जब इसका पतन हुआ, यहाँ पर आक्रमण हुए, तो कई सालों तक यहाँ पर क्या होता है कि नगरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोम साम्राज्य अपने नगरों से भी जाना जाता था। आज भी साम्राज्य के जो खंडर हैं वो काफ़ी भव्य हैं और दुनिया के 8 अजूबे में उनको स्थान मिला हुआ है। तो दोस्तों, न केवल यहाँ पर नगर समाप्त होते हैं, बल्कि आंतरिक और बाह्य जो विदेशी व्यापार होता था उसमें भी बड़े स्तर पर हानि होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए इतिहासकार इसे डार्क एज या फिर अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर अंधकार या फिर डार्क एज की बात हो रही है, तो वो वही समय है जब आक्रमण के बाद यहाँ पर नगर बनना समाप्त हो गया, आंतरिक और बाह्य व्यापार समाप्त हो गया,
क्योंकि भारत के साथ भी प्राचीन रोम साम्राज्य का व्यापार अच्छे या बड़े स्तर पर होता था। इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अगर किसी भी कंट्री में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके आसपास या जिन जिन कंट्रियों के संबंध होते हैं वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे कि भारत का व्यापार प्राचीन समय से ही रोम के साथ था, अगर वहाँ पर व्यापार खत्म हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। तो दोस्तों लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर 12वीं और 14वीं सदी के बीच एक बार फिर पश्चिमी यूरोप समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाता है और इस समय की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े नगरों का उदय होता है जैसे इटली और कई यूरोपियन कंट्री जो आज भी प्रमुख हैं। इन नगरों के विकास के क्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे यहाँ पर कई विश्वविद्यालयों का एक तरह से उदय हुआ या विकास हुआ, जिससे ज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ। और दोस्तों अगर इनकी बात कर ली जाए तो इटली में पदुआ, मिलान विश्वविद्यालय, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हुई। इन्हीं चीज़ों के बलबूते यूरोप के अंदर पुनर्जागरण या नवजागरण या रेनेसा का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसे इतिहासकार कई नाम देते हैं, कुछ लोग पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ लोग नवजागरण कहते हैं, या फिर रेनेसा द इन इटली। ये सब चीज़ें हैं जो आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा मोटिव था जो आज का इस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और अब आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ओल्ड NCERT कंप्लीट करूँ, जो सभी किताबें हैं, चाहे वो 11वीं की हो या फिर 12वीं की हो इतिहास की, या फिर ज्योग्राफी की हो। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करें अगर आपने फॉलो नहीं किया है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।